राधे राधे दोस्तों। आज के वीडियो में हम मौलिक अधिकारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिस पर एसएससी एमटीएस में एक ना एक क्वेश्चन आना फिक्स ही होता है और ये पॉलिटी का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे। तो मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और मौलिक अधिकारों का आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक है। तो हम चलिए एक एक आर्टिकल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर जो 12 है उसमें राज्य शब्द की परिभाषा की बात की गई है। आर्टिकल 13 है, उसमें न्यायिक समीक्षा की बात की गई है। अब हम देखते हैं जो अन्य आर्टिकल हैं जिनसे हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, जो भर भर के क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आर्टिकल है 14 से 18, इसमें हमें समानता का अधिकार दिया गया है। फिर है 19 से 22, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, जिसमें हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 23 और 24, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात की गई है। और आर्टिकल 29 और 30 में सांस्कृतिक स्वतंत्रता की बात की गई है। सांस्कृतिक व शैक्षणिक स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्टिकल 31 में पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जिसे बाद में चेंज करके 44वें संविधान संशोधन द्वारा जिसे चेंज करके अभी जो आर्टिकल 31 है वो शिफ्ट हो गया 300 का में या 300 ए में, जिसे अब लीगल मतलब कानूनी अधिकार माना जाता है। अब संपत्ति का अधिकार जो हमारा है वो एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। फिर आर्टिकल 32 में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए हम एक एक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है कि मौलिक अधिकारों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग? तो मौलिक अधिकार के 3 प्रकार होंगे जो नागरिकों को प्राप्त होंगे, यानी सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त होंगे। और कुछ ऐसे अधिकार हैं जो भारतीय और विदेशी किसी भी नागरिक को प्राप्त होंगे। और जो 2 आर्टिकल हैं 17 और 18, इसमें प्रथाओं के अंत की बात की गई है। जैसे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं। फिर आर्टिकल 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त है। और प्रथाओं के अंत की बात आर्टिकल 17 और 18 में की गई है। तो चलिए एक एक आर्टिकल को डिटेल में पढ़ते हैं। तो मौलिक अधिकारों में पहला अधिकार देखते हैं, समानता का अधिकार। पहला अधिकार समानता का अधिकार है, जिसमें आर्टिकल नंबर 14, इसमें दिया गया है कि कानून की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति समान रहेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 14 में सिर्फ इतना ही बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति सभी समान हैं कानून की नज़रों में। आर्टिकल 15 में बताया गया है कि किसी के लिंग, जाति, धर्म, वर्ग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी में विभेद नहीं किया जाएगा, यानी किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 बताता है। फिर आर्टिकल 16 बताता है कि लोक व्यवस्था में अवसर की समानता समान रखी जाएगी, अर्थात चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसको सरकारी नौकरी में समान अवसर दिए जाएंगे। फिर आगे हमारा आर्टिकल आता है 17 और 18 आर्टिकल जो है प्रथाओं के अंत की बात करता है। तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का अंत करता है, जिसे छुआछूत कहते हैं। और आर्टिकल 18 हमारे उपाधियों के अंत की बात करता है, जिसमें जो विभिन्न प्रकार की उपाधियां लोग लगाते हैं वो उपाधियों का अंत करते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई पढ़ लिख कर जैसे डॉक्टर वगैरह या कोई पद्म पुरस्कार से सम्मानित है, वैसी उपाधियां वो लगा सकता है। उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में हमें स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी कई प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, विदेश जाने की स्वतंत्रता, किसी भी चीज़ को जानने की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता और झंडा फहराने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रता हमें दी गई है। और उसमें दूसरी स्वतंत्रता है जो कहीं भी हम एक जगह एकत्रित हो सकते हैं, संघ या पार्टी बना सकते हैं, भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, भारत में कहीं भी बसने की आज़ादी है, और भारत में रहकर हम कोई भी आजीविका अपना सकते हैं, वो भी हमें आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आज़ादी मिलती है। आर्टिकल 20 में हमें बताया गया है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब अपराध के लिए
सज़ा दिया जाएगा, लेकिन अपराध होने के समय पर सज़ा जो होगी अपराध जिस समय हुआ उसी के अनुसार ही तय की जाएगी। और एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी, एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं मिलेगी। और इसमें बताया गया है कि आपको आपके ही विरुद्ध साक्ष्य पेश करने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी आपको मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप अपने खिलाफ ही गवाही दें। आर्टिकल 21 में हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मिली है, यानी जिसे जीवन की स्वतंत्रता बोलते हैं। और इसी में राइट टू प्राइवेसी भी है, मतलब निजता की स्वतंत्रता भी हमें प्राप्त हुई है। आर्टिकल 21A में हमें बताया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, और ये ऐड ऑन किया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में। फिर है आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल 22 हमें बताता है कि गिरफ्तारी के संबंध में हम संरक्षण मतलब कर सकते हैं। जैसे अगर कभी आपको कोई गिरफ्तार कर रहा है तो आप उससे ये पूछ सकते हैं कि आपका दोष क्या है, और जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 22 के अंतर्गत आती हैं। फिर उसी मौलिक अधिकार में हमारा अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमारे 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। तो आर्टिकल 23 हमें यह बताता है कि मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक, यानी हम जबरन या बंधुआ मजदूरी किसी से नहीं करवा सकते, और आदमियों को खरीदना और बेचना ये क्या है, पूर्णतः असंवैधानिक है। ठीक है। आर्टिकल 24 में बताया गया कि बाल श्रम पर रोक, यानी 14 वर्ष से कम बच्चों को जोखिम वाले इलाकों में आप काम नहीं करवा सकते। तो यह आर्टिकल 24 हमें अधिकार प्रदान करता है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें मुख्य 25 से 28 तक के आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल 25 में बताता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब आप धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है। आर्टिकल 26 में बताया है धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धार्मिक कार्य में प्रबंध करने में उसकी सहायता कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की, जैसे भंडारा, कीर्तन, जागरण, पाठ, और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आर्टिकल 27 में बताया कि जो धार्मिक संस्थानों पर जो आय होगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी धार्मिक संस्थानों पर जो भी आय होगी वो टैक्स फ्री होगी। और आर्टिकल 28 में बताया गया है कि शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार के धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, मतलब जो सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान है उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये हमें आर्टिकल 28 बताता है। फिर सांस्कृतिक स्वतंत्रता आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत हमें मिलती है, जिसमें हमें बताया गया आर्टिकल 29 में कि अल्पसंख्यक जो हैं वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार कर सकते हैं और अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं। आर्टिकल 29 के अंतर्गत बताया गया है। और आर्टिकल 30 के अंतर्गत बताया गया है कि अल्पसंख्यक जो वर्ग है वो शिक्षण संस्थान, उपासना गृह और सांस्कृतिक स्मारक अपने बनवा सकते हैं आर्टिकल 30 के अंतर्गत। यानी अल्पसंख्यक चाहें तो अपने लिए स्कूल भी बनवा सकते हैं, और जिसमें आप अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, और उपासना गृह भी बनवा सकते हैं, मंदिर मस्जिद जो भी चाहें वो बनवा सकते हैं। ठीक है। और किसी भी प्रकार का स्मारक बनवा सकते हैं। ठीक है। ये हमें आर्टिकल 30 में बताया गया। फिर आर्टिकल 31 में हमारा संपत्ति का अधिकार है, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया। अब ये आर्टिकल नंबर 300A अब एक कानूनी अधिकार बन गया है। और आर्टिकल नंबर है 32, जिसमें हमें संवैधानिक उपचारों की बात की गई है। संवैधानिक उपचारों की बात आर्टिकल नंबर 32 में की गई है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और इस आर्टिकल 32 के तहत जो है कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसमें 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट जो रिट जारी करेगा वो आर्टिकल 226 के तहत जारी करेगा, इन्हीं संवैधानिक उपचारों की रक्षा के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मौलिक अधिकार वाला वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।